भारत के लोगों नमस्कार। यूं तो भारत 77 सालों से आज़ाद है, लेकिन सवाल आज भी है, क्या आज हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, वो घटना भी कहीं न कहीं दब के रह जाती अगर पूरे देश में इतने व्यापक तौर से प्रोटेस्ट नहीं किए जाते। अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं होते तो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं होता। अगर इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं होते तो शायद ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी नहीं लेती और पीड़िता के परिवार वाले माता पिता कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते। भारत में हर दिन लगभग 90 केसेज रिपोर्ट होती है अगर सरकार की रिपोर्ट की ही माने तो, और ना जाने कितनी ही केसेज फैमिली प्रेशर में आके, समाज के ह्यूमिलिएशन के प्रेशर में आके अनरिपोर्टेड रह जाती हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? जस्टिस जैसी जरूरी और बेसिक चीज के लिए भी हमें इतने बड़े प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारी केसेस ऐसे थी जो दब के रह गई कि इस देश में ऐसा हो गया है कि अगर प्रोटेस्ट ना हो, हंगामा ना हो तो कुछ होता ही नहीं है। इस केस को भी शुरुआत में दबाने की पूरी कोशिश की गई थी पुलिस, सरकार और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट ही थे कोलकाता में और पूरे देश में जो इस केस को आगे हम लोग के सामने लेके आए हैं। तो चलिए इस केस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए इस केस के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। 8 अगस्त की रात 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर अपने 36 घंटे के राउंड पे थी। तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने अपनी माँ से आखिरी बार बात की और उन्हें गुड नाइट बोल दिया और फिर वो अपने राउंड पे चली गई। फिर तकरीबन रात के 2 बजे उन्होंने खाना मंगवाया और पुलमोनरी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में वो अपने 4 कलीग्स के साथ जाके खाना खाने लगे। खाना खाते हुए वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। नीरज चोपड़ा का मैच खत्म होने के बाद उनके कलीग्स चले गए, लेकिन वो चूंकि बहुत थक गई थी इसलिए वो वहीं सो गई। उस रात नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में भारत को जेवलिन थ्रो में एक सिल्वर मेडल दिलाया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद रात के 3 बजे उन्हें एक इंटर्न्स रेडियोग्राफिक रिपोर्ट दिखाने आते हैं और वो रेडियोग्राफिक रिपोर्ट दिखा के चले जाते हैं। ये आखिरी बार था जब उन्हें किसी ने जिंदा और सुरक्षित देखा था। फिर 9 अगस्त की सुबह 7:30 बजे उस 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर की बॉडी उस सेमिनार हॉल में अर्धनग्न कंडीशन में पाई जाती है और उनकी बॉडी पे बहुत सारे इंजरी मार्क्स भी होते हैं। सुबह के 10:53 पे उनके पेरेंट्स को कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फोन करके बताते हैं कि आपकी बेटी की हालत खराब हो गई है और आप कॉलेज आ जाइए। फिर तकरीबन 22 मिनट बाद तकरीबन 11:15 बजे वही सेम व्यक्ति उनको कॉल करके दोबारा बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आपको कॉलेज आना होगा। और जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें अपनी ही बेटी की बॉडी देखने से 3 घंटे तक रोका गया और जब उन्हें बॉडी देखने भी दी गई तो उन्हें कहा गया कि आप जाएं और फोटो लेके वापस आ जाएं। और जब उनके पिता अपनी बेटी की वो हालत देख के वापस आए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनकी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है। हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन एक बहुत बड़ा कुछ हो गया था, बहुत बड़ा कुछ हो गया, यही हम लोग सोचा पहले ही। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम तो जो जिसका देश में रहता है उसके ऊपर भरोसा तो रखेंगे, और दीदी हम लोगों का माने दीदी के ऊपर हम लोगों का भरोसा है, और स्टूडेंट लोग जो आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों का समर्थन है। ये इसके बारे में हम क्या बोले, हमको जो बोलता है तो हमको जो किया है वो तो नहीं आएगा ना। 62 साल से जो किस किया है, और वो भी ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता हम। हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन
मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। 9 अगस्त के दिन जब कोलकाता पुलिस ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उन्होंने हॉस्पिटल के एक कमरे में ही 15 कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाए और हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालते वक्त एक व्यक्ति रात के तकरीबन 3 बजे सेमिनार हॉल के बाहर वाले कॉरिडोर में लगे कैमरे में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है। हालांकि सेमिनार हॉल में कैमरा उपस्थित नहीं था। उस व्यक्ति को पुलिस का ही एक आदमी आइडेंटिफाई करता है एज संजय रॉय। संजय रॉय 8 अगस्त की रात किसी पेशेंट के काम से हॉस्पिटल आता है। फिर वो रात 11 बजे हॉस्पिटल के ही पीछे शराब पीने निकल जाता है। रात तकरीबन 3 बजे वो वापस हॉस्पिटल में आता है और सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है, जहां वो पीजी ट्रेनिंग सोई हुई होती है। 40-45 मिनट बाद तकरीबन 4:30 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल प्रीमाइसेस से निकलता हुआ देखा जाता है। सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल में एंटर करते वक्त उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन देखा जाता है, जो कि निकलते वक्त उसके गले में नहीं होता है। फिर सेलफोन लोकेशन ट्रेसिंग से पुलिस संजय रॉय का पता लगाती है और वो मिलता है सॉल्ट लेक के पुलिस बैरक्स में। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस सॉल्ट लेक के बैरक्स में जाके संजय रॉय को अरेस्ट करती है और क्राइम सीन पे मिले ब्लूटूथ हेडफोन को उसके फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जो कि उसके फोन के ब्लूटूथ को ऑन करते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और इसी से वो बन जाता है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1। अब ये संजय रॉय है कौन? संजय रॉय कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग का एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है। अपने कनेक्शंस का यूज करके संजय रॉय कोलकाता पुलिस के पुलिस वेलफेयर यूनिट को ज्वाइन करता है और अपने इन्हीं कनेक्शंस के बदौलत उसे अलग अलग हॉस्पिटल का भी एक्सेस मिल जाता है। और अगर बात करें इसके पास्ट की, तो वो भी काफी संदेहजनक रहा है। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से बीवियों ने इस पे मारपीट का आरोप लगाया है और इसके घर वाले भी इसे अपने घर का कलंक बोलते हैं। इसकी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसे फांसी भी हो गई तो वो इनकी बॉडी लेने नहीं जाएंगे। 2022 में भी इसकी बीवी ने इस पे मारपीट का आरोप लगाया था, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी और इसने उन्हें इतना मारा कि उनका मिस कैरेज तक हो गया। तो औरतों के प्रति हमेशा से ही संजय रॉय हिंसक रहा है और 1 सप्ताह पहले भी संजय रॉय पे एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, लेकिन इस पे कुछ नहीं किया गया। अगर पहले ही इसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाते हैं तो आज शायद ऐसा नहीं होता। तो अब बात करते हैं इस मामले से जुड़े एक और अहम व्यक्ति की, डॉक्टर संदीप घोष। डॉक्टर संदीप घोष इस घटना के वक्त आरजी के प्रिंसिपल थे। इसने भी शुरुआत में उस डॉक्टर पे ही दोष डाला कि वो इतनी रात को वहां अकेले क्यों गई। फिर जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़े तो इन्होंने मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन भी ऐसा इन्हें 8 घंटे के अंदर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर एज ए प्रिंसिपल कर दिया गया। वो तो वहाँ के स्टूडेंट्स और डॉक्टरों ने वहाँ इन्हें घुसने नहीं दिया। वैसे ये इनका पहला ट्रांसफर नहीं था, इनका ट्रांसफर पहले भी 2 बार हो चुका है, लेकिन ये फिर वापस अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज करके
वापस आरजीकर कॉलेज में ही आ जाते हैं। कॉलेज के प्रीवियस सुपरिटेंडेंट ने इस पे आरोप लगाया था कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता था। कॉलेज के हर टेंडर में इसका अपना कट रहता था और ये कॉलेज में पूरा माफिया राज बना के रखा हुआ था। फिर भी इस पे एक भी उंगली नहीं उठी और सरकार ने भी इस पे कुछ नहीं किया। अब ये सारे इतने कोइंसिडेंसेज है या सरकार का इसके प्रति लगाव, वो आप डिसाइड करिए। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक संदीप घोष पे सीबीआई ने करप्शन को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। अगर बात करें उस संस्थान की जहां ये सब हुआ है, तो वहां का इतिहास भी पहले ही बहुत संदिग्धपूर्ण रहा है। यहाँ पहले भी इस तरह की संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं जिसके अगेंस्ट कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया और अंत में वो मामलाएं दबा दी गई। इन संदिग्ध मौतों की शुरुआत 2001 में होती है, जब वहां के एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट सौमित्र विश्वास वॉज फाउंड हैंगिंग इन हिज रूम। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो सौमित्र विश्वास कॉलेज में हो रहे प्रोस्टिट्यूट और पोर्नोग्राफिक रैकेट को एक्सपोज करने वाले थे, जिससे पहले ही उन्हें अपने कमरे में मृत पाया गया। दूसरा केस 2003 में होता है, जब कॉलेज के ही एक हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता हॉस्पिटल में ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। फिर 2016 में आरजीकर के एक प्रोफेसर की डिकम्पोज बॉडी उनके ही अपार्टमेंट में पाई जाती है और वो अपार्टमेंट अंदर से ही लॉक होता है। और चौथा केस 2020 में होता है, जब एक 25 साल की जूनियर डॉक्टर पौलमी साहा इमरजेंसी वार्ड की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेती है। इन संदिग्ध मौतों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 2023 में आरजीकर के एक इंटर्न की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हो जाती है। इस मामले में अननेचुरल डेथ करके एक केस भी फाइल होता है, लेकिन उस मामले पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। और छठा केस जो आप सब भी जानते हैं, 31 वर्षीय पीजी डॉक्टर का, इस मामले को भी पहले सुसाइड ही बोला गया था। और अगर प्रोटेस्ट नहीं होते तो हम लोग न्यूज में पढ़ते कि कोलकाता के एक कॉलेज में एक पीजी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। जब ये खबर बाहर आई थी तो आरजीकर के कॉलेज कैंपस में तो प्रोटेस्ट तभी स्टार्ट हो गए थे। प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए थे कि ममता बनर्जी को आके बोलना पड़ा कि अगर ये केस एक हफ्ते में सॉल्व पुलिस नहीं कर पाती है तो वो ये केस सीबीआई को खुद सौंप देगी। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट उस हफ्ते के बीच में ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है पब्लिक आउटरोज को देखते हुए। 14 अगस्त की रात आज़ादी से एक दिन पहले प्रोटेस्टर्स रिक्लेम द नाइट नाम से मार्च निकालना चाहते थे। इस स्ट्राइक का मकसद था कि महिलाएं भी पब्लिक डोमेन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में तो शांतिपूर्ण रहते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद आरजीकर के पास ये वायलेंट हो जाते हैं। ट्रकों में भर के भीड़ आती है और प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लगती है। ये भीड़ हॉस्पिटल के अंदर भी तोड़फोड़ करती है और फिर रात के 2 बजे पुलिस कमिश्नर खुद आते हैं और पूरा जगह को शांत करवाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये भीड़ एविडेंस मिटाने आए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम सीन दैट सेमिनार हॉल
को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 14 अगस्त की रात जो भीड़ ने हमला किया उस मामले में अभी तक 25 अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट किया है, जिनमें से ज्यादातर लोग तृणमूल कांग्रेस से ही रिलेटेड थे। मामला बढ़ता देख ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि वो रेपिस्ट के कैपिटल पनिशमेंट के लिए प्रोटेस्ट करने जा रही थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस आपकी, राज्य आपका, जिसकी आप हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी हैं, वहाँ ऐसी घटना हुई और स्पीडी ट्रायल और जस्टिस की मांग आप ही कर रही हैं। क्या नाटक है ये? जहाँ सब कुछ आपको ठीक रखना चाहिए वहाँ आप प्रोटेस्ट निकालेंगी, वो भी अपने अगेंस्ट। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हैं और 20 तारीख को इस मामले में पहली सुनवाई होती है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के अंदर होती है। इस 3 जजों की बेंच को हेड कर रहे होते हैं खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और उनके साथ होते हैं जस्टिस JD प्रदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। 20 तारीख को इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक 10 सदस्यों की नेशनल टास्क फोर्स का गठन करती है, जिसमें से डॉक्टर पूरे देश से लिए जाते हैं। इस टास्क फोर्स को डॉक्टर की सुरक्षा और काम करने की जगह में फैसिलिटीज बेहतर करने को लेकर सुझाव देने को, रिपोर्ट बनाने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को यह भी आदेश दिया कि वो 22 तारीख को अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे इस केस को लेकर। 22 अगस्त को CBI ने इस केस पे अपना स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। CBI की इस स्टेटस रिपोर्ट के 3 मेजर हाइलाइट्स हैं। पहला कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया, दूसरा कि पेरेंट्स को इनिशियली बताया गया कि ये सुसाइड है, और तीसरा कि इन्हें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये गैंग रेप था। हाँ, हालांकि इस मामले पे CBI की जांच अभी चली रही है, देखिए आगे क्या होता है। 22 अगस्त की सुनवाई में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया है कि वो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP से बात करके बेसिक सेफ्टी मेजर्स लें जब तक नेशनल टास्क फोर्स की इंटरिम रिपोर्ट नहीं आ जाती। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली एम्स, RML कॉलेज एंड इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ने अपने 11 दिन के धरने को रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। हाय गाइस, दिस इज पिथु शंकर, BDS इंटर्न। हाय गाइस, दिस इज मदरंकर मारूत, BDS फाइनल ईयर। गाइस, ये हमारा पहला वीडियो था और इस वीडियो के माध्यम से हम 2 अपील करना चाहेंगे। एक पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को ठंडा होते ही आप लोग सब फिर से वापस से सो मत जाइएगा, जगे रहिए। देश को जरूरत है जगे हुए नागरिकों की। ऐसे सोते रहेंगे तो सारे मामले बढ़ते चले जाएंगे और ये मामला दोबारा होगा, 3 बारा होगा। निर्भया 2.0 इसे कहा जा रहा है। हम या पूरे देश में कभी ये निर्भया 3.0 कभी ना हो। दूसरा रिक्वेस्ट जुडिशियल सिस्टम और पुलिस से है कि वो जितने भी और भी रेप केसेस चल रहे हैं सबको फास्ट ट्रैक पे करे और जस्टिस दिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ रेप केसेस छोड़ दीजिए, सारे ही केसेस में बहुत लेट से जस्टिस मिलता है, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वैसा ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि जितना दिन तक ये केस चलता है उतने दिनों तक उस लड़की को, पीड़िता को ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है पब्लिक से और समाज में। इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे केसेस फास्ट ट्रैक पर चले जाएं ताकि जल्दी से समाधान निकले और वो लोग अपने इस स्ट्रगल को ख़त्म करें। पेन तो पूरा नहीं जाएगा, बट कम से कम स्ट्रगल खत्म हो जस्टिस मिलने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर